सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 9th ऑफ फेब का। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के एनालिसिस में मैंने 8th फेब की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी ऐड कर रखा है। तो ऐसा होता है कि संडे को जो है ना, कुछ खास न्यूज़ आती नहीं है, लेकिन कभी भी अगर संडे में कुछ खास न्यूज़ आएंगी तो मैं उन न्यूज़ को ऐड कर लूँगा अगले दिन, मतलब मंडे को हम उसको डिस्कस कर लेंगे या ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने पर्टिकुलर 5 न्यूज़ को उठा रखा है और मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं इसके अंदर। जैसे एक सी बी डी सी वाला कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, उसके ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। और एक चाइना बिजनेस ग्रिड लॉक है, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। इंडिया मलेशिया के कुछ रिलेशनशिप्स अभी डेवलप होने स्टार्ट कर दिए हैं, उसके ऊपर ही बात करेंगे। इंडिया यूएस में कुछ ट्रेड डील्स हुई हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ी हैं बातें, तो उसके ऊपर ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहली न्यूज़ क्या बोल रही है, डिजिटल इकोनॉमी इन द टैक्स नेट CBDT ड्राफ्ट रूल अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025। तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ओवरहॉलिंग, वो ओवरहॉलिंग कर रही है टैक्स रूल्स को जस्ट टू कीप पेस विद डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी की पेस बहुत ज़्यादा है और हमारे जो टैक्स रूल्स हैं वो बहुत ओल्ड फैशनड हैं और जो आज की इकोनॉमी है उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी है, क्योंकि हमें पता है हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है 2025, जिसने रिप्लेस कर रखा है 1961 लॉ को। तो इसके अंदर हम कुछ ओवरहॉलिंग करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ ड्राफ्ट रूल रिलीज किए हैं जो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं किसको, डिजिटल एंटिटीज को करते हैं, प्रोफेशनल्स को करते हैं और डिजिटल करेंसी को भी करते हैं, ठीक है। तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इस ओवरहॉलिंग का, ये इंश्योर करना कि जो कंपनीज हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं जो ऑपरेट करते हैं इन इंडिया डिजिटली, वेदर उनमें से कोई भी हो, फॉरेन टेक जाइंट हो या लोकल कंसल्टेंट भी हो, वो सिंपली टैक्स नेट को इवेड ना कर रहे जस्ट बिकॉज उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है या उनका कोई ट्रेडिशनल पेपर रिकॉर्ड नहीं है। पहले क्या होता था, पहले जो भी कोई फॉरेन कंपनीज होती थी वो इंडिया में आती थी और इंडिया में आके कुछ पैसा कमा लेती थी, ठीक है, बहुत सारा पैसा जनरेट कर लेती थी, लेकिन इंडिया को, मतलब इंडियन की गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वो बोलती थी भाई देखो हमारा कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और आपका जो टैक्स लॉ है वो ये बोलता है कि अगर आप हमारे कोई सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ना हो तो हमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले वो कुछ भी हमें नहीं मिलता था, इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं मिलता था। तो क्योंकि वो एक लीकेज की तरह वर्क कर रही है। मान लो कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ना कोई इनकी ना कोई फैक्ट्री होती थी ना कोई ऑफिस होता था, तो ये बोलती थी हमारे कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम आपको कोई पे नहीं करेंगे टैक्स। तो इन्हीं चीज़ को हटाया गया। तो पहले क्या किया गया, टैक्सिंग फॉरेन डिजिटल कंपनीज। अब इसमें कॉन्सेप्ट लाया गया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। इसके अंदर, इस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के अंदर कुछ डेफिनेशन को शार्पन किया गया। और शार्पन इसलिए किया गया कि जो हम ऐसी एंटिटीज़ हैं, जो फॉरेन डिजिटल कंपनीज हैं जिनका कोई सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नहीं है, वो भी आ जाए उसके अंदर। तो पहले जो टैक्स लॉ था वो रिलाई करता था फिजिकल प्रेजेंस पे, जैसे ऑफिस होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, अगर आपको कोई कंपनी को टैक्स ब्रैकेट के अंदर डालना है। लेकिन डिजिटल एरा में क्या होता है और डिजिटल एज में क्या है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, गूगल का कोई सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो हो गया, और फॉरेन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हो गए, है ना, ये अर्न करते हैं मनी इन इंडिया, लेकिन इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, इनकी ऑफिस नहीं होते हैं। तो फिर ये पैसे नहीं देते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं। लेकिन जो नया रूल है ये डेफिनेशन, ये शार्पन कर रहा है डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए इन ऐसी एंटिटीज को कैच करने के लिए। तो एक फॉरेन एंटिटी, उसको माना जाएगा टैक्सेबल प्रेजेंस इन इंडिया अगर वो इन दोनों में से किसी एक को हिट कर जाए या ट्रिगर कर दे। तो पहला क्या है, रेवेन्यू। इट जनरेट मोर देन 2 करोड़ फ्रॉम ट्रांजेक्शन इन इंडिया। सिर्फ इंडिया में हुए ट्रांजेक्शन से वो रेवेन्यू जनरेट कर ले 2 करोड़ से ज़्यादा, तो वैसी फॉरेन एंटिटीज को टैक्सेबल प्रेजेंस माना जाएगा इंडिया में और उसको पे करना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से कौन सी कंपनी टारगेट हो गई, भाई वो कंपनी टारगेट हो गई जो सेल करती हैं अपना गुड डायरेक्टली टू द इंडियन कंज्यूमर्स, गुड्स, सर्विसेज, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें जो सेल करती हैं डायरेक्टली टू द इंडियन कस्टमर्स, वो सारी की सारी कंपनीज आ गई, है ना। तो इस पर्टिकुलर चीज़ ने ये कवर कर लिया।
दूसरा क्या है, दूसरा है यूज़र बेस के ऊपर। यूज़र बेस क्या बोल रहा है कि इट हैज़, अगर कोई फॉरेन एंटिटी के पास 3 लाख या उससे ज़्यादा यूज़र बेस है इंडिया का, ठीक है। अब इसमें कौन सी वो आ गई कंपनीज, भाई वो कंपनी आ गई जो एड सपोर्टेड मॉडल पे वर्क करती हैं, है ना, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती हैं, या यूज़र से डायरेक्ट चार्ज तो नहीं करती, यूज़र से डायरेक्ट चार्ज तो नहीं करती, लेकिन उनका जो डाटा होता है या उनका जो अटेंशन होती है उसके थ्रू मोनेटाइजेशन करती हैं, उसके थ्रू पैसा कमाती हैं, मोनेटाइजेशन करती हैं, ठीक है, मोनेटाइजेशन करती हैं, उसके थ्रू पैसा कमाती हैं। तो वैसी कंपनीज को भी इसके अंदर जोड़ा गया है, ठीक है। मान लो जैसे कोई सर्च इंजन हो गया, सर्च इंजन कैसा, अगर मान लो कोई कंपनी है उसने सर्च इंजन बनाया, ठीक है, उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस तो है नहीं क्योंकि वो तो वेब पे है, और वहाँ पर इंडिया के 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए या यूज़र्स आ गए, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर सर्च इंजन पे काम करते हैं। तो वैसी कंपनीज को भी अब टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी, सोशल मीडिया को भी ऐड किया कि किसी बंदे ने सोशल मीडिया वाला कोई ऐप बनाया, ठीक है, वहाँ पर इंडिया के 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए, ठीक है, और वो उसकी वजह से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो इंडिया में अर्न तो कर रहा है मनी, लेकिन उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है ना, स्टिल उसको पे करना पड़ेगा क्योंकि वो ये वाली चीज़ को ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है अब इंडिया में, ठीक है। तो इस इनडायरेक्टली क्या किया गया, ये कुछ क्लियर स्कोप रखे गए जहाँ पर इन रूल्स की वजह से एक्सप्लिसिटली जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं जैसे सॉफ्टवेयर वाला, डाटा डाउनलोड्स वाला, उसको टैक्स नेट के अंदर डाला गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो फॉरेन कंपनीज हैं जो डिजिटल गुड्स को सेल करती हैं, जैसे ऐप हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, क्लाउड सर्विस हो गई, डायरेक्टली टू द इंडियंस, वो भी अब लायबल हैं, उनको भी पे करना पड़ेगा टैक्स, अगर वो ये थ्रेशोल्ड, जो ये 2 थ्रेशोल्ड्स हैं इनको क्रॉस करती है तो, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला, एनुअल कैलकुलेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये जो थ्रेशोल्ड है ना, ये हर ईयर जो टैक्स ईयर होगा उसको उसमें कैलकुलेट होंगे। भाई ये 3 लाख है, अभी इकोनॉमी जो है हमारी, जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, तो क्या पता है 3 लाख आगे रिलेवेंट ना रहें, तो हमारे जो टैक्स लॉज हैं वो रिलेवेंट ना रहें, तो उसको रिलेवेंट करने के लिए ये हर हर साल चेंज होंगे, हर टैक्स ईयर में ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यूज चेंज हो सकती हैं आगे। तो हमने ये देख लिया। दूसरी चीज़ है, इंटीग्रेशन किया है ऑफ डिजिटल करेंसी, जो हमारी खुद की डिजिटल करेंसी है जिसको बोलते हैं CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हम उसको क्या बोलते हैं, ई रूपी बोलते हैं। उसको भी फॉर्मली इंटीग्रेट कर दिया है टैक्स सिस्टम के अंदर। मतलब अब आप CBDC का यूज़ करके टैक्स पेमेंट कर सकते हो, भाई ये पहले जो है ना, ये पहले मेथड अलाउ नहीं था। जो टैक्स लॉ है ना, हमारा जो टैक्स लॉ है उसके अंदर एक 119A सेक्शन है, ठीक है, रूल है, ये बोलो। इस रूल के अंदर प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स हैं जिसके अंदर ये समझ लो UPI डाल रखा है, नेफ्ट डाल रखा है, ठीक है, RTGS डाल रखा है, ऐसे बहुत सारे मेथड डाल रखे हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो है ना, आप CBDC को भी ऐड कर दिया है, मतलब ई रूपी को ऐड कर दिया है। अब आप पैसा जो है, आपको टैक्स पे करना है तो आप ई रूपी के थ्रू अब आप कर सकते हो, क्योंकि वो इसके अंदर आ गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक इनको वैलिडेशन दिया है, काइंड ऑफ वैलिडेशन दिया है, ठीक है। तो वो CBDC लीगल करेंसी है ना, क्योंकि उसे RBI रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। RBI ने उसको उसकी लीगलिटी मेंटेन करके रखी हुई है। पर दूसरी ओर गवर्नमेंट भी उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है, अपने प्लान्स के अंदर उसको इंकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि RBI ने पहले इस करेंसी को एज अ पायलट प्रोजेक्ट रिलीज किया था, ठीक है। एक पायलट स्टिग्मा बन के रह गई थी ये करेंसी, लेकिन अब उसको अपने खुद के सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। और वो जो गैप था उसको अब किसने फिल किया, गवर्नमेंट ने फिल किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर करेंसी को अपने इस रूल के अंदर ऐड कर लिया है, ठीक है। अब आप इससे पे कर सकते हो। और आगे थोड़ा पढ़ते हैं, आगे क्या है, द इम्पैक्ट, मैंने आपको ये बता दिया ना। तो द ड्राफ्ट रूल रिकॉग्नाइज CBDC एज अ वैलिड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो अब आरबीआई ने तो रिकॉग्नाइज कर ही रखा था, अब गवर्नमेंट ने भी इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। द इम्पैक्ट क्या है इससे, लेजिटिमेसी, दिस मूव CBDC फ्रॉम बीइंग एन एक्सपेरिमेंटल पायलट, जो मैंने आपको बोला एक्सपेरिमेंट पायलट से एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिया है उसको, ठीक है। प्लेसिंग इट ऑन अ सेम लीगल फुटिंग जो कि पहले UPI की, नेफ्ट की और क्रेडिट कार्ड की थी फॉर द टैक्स पर्पस, उसमें CBDC को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये फायदा, अब उसका जो पायलट स्टिग्मा था ना उसको खत्म करके एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत
बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करना चाहता हूँ, ठीक है, कि फ्यूचर प्रूफिंग, इट प्रिपेयर्स द टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फ्यूचर, वेयर टैक्स पेमेंट और रिफंड जो है हम पोटेंशियली कर पाएंगे किसके थ्रू, ई रूपी के थ्रू, सीबीडीसी के थ्रू। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में जो मेरे आए थे कि यूपीआई भी तो है, और यूपीआई तो एक फास्टेस्ट मैकेनिज्म है ना हमारे पास, हम इससे क्यों नहीं पेमेंट कर लेते? और अभी तो एनपीसीआई ने जो ना इनकी जो लिमिट्स है ना उसको भी बढ़ा दिया है, तो हम सिर्फ इनको यूज़ क्यों नहीं कर लेते? यूपीआई क्यों हमारे लिए बढ़िया है? यूपीआई तो है, हमें क्यों सीबीडीसी की ज़रूरत, क्यों ई रूपी की ज़रूरत, क्यों आरबीआई ने क्यों ही बनाया है ऐसी चीज़? उसके पीछे एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। हमने ये पढ़ा है कि यूपीआई जो है ना, यूपीआई फास्टेस्ट है ना, मतलब मैं यहाँ से एक क्लिक करता हूँ और मेरे दोस्त के अकाउंट में पैसा पहुँच जाता है ना? क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा है? पैसा पहुँच जाता है, एकदम पहुँच जाता है? नहीं, यही चीज़ है जो बहुत अलग है। हमें यूपीआई का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि यूपीआई में पैसा कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो एक बार चीज़ समझ के चलते हैं, यहाँ पर ये क्लैरिटी रखते हैं, ठीक है? तो क्लैरिटी बनाने के लिए ये हमें, तो देखो पहले हम जो है ना यूपीआई से, मान लो यूपीआई से हमें टैक्स पेमेंट करना है, तो कैसे पेमेंट होगा? मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, ठीक है, मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, सेंटर के अकाउंट से पैसा कटेगा, ठीक है, फिर वो कहाँ जाएगा? वो पेमेंट एग्रीगेटर के पास जाएगा, ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर के पास जाएगा या पेमेंट गेटवे के थ्रू होते हो जाएगा, ठीक है। फिर वो पैसा जो है वो कहाँ जाएगा? फिर वो जाएगा वो इंटरमीडिएटरी बैंक के पास जाएगा, जिसको बोलते हैं एजेंसी बैंक के पास जाएगा, ठीक है, जिसको आरबीआई ने काम दे रखा है कि तुम जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं वो कलेक्ट करोगे, मतलब जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड टैक्स कलेक्शंस हैं वो तुम करोगे, है ना? आरबीआई ने उनको रिकॉग्नाइज कर रखा है, उनके पास जाएगा। फिर उनके अकाउंट से पैसा किधर आएगा? वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, जो मेंटेन कौन करता है? आरबीआई मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके पैसा राउट हुआ, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि यूपीआई में जो ना पैसा एकदम ऐसे करके एकदम राउट हो जाता है, सीधे सीधे राउट हो जाता है और जल्दी राउट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप खुद सोचो, हम जो ना इस पर्टिकुलर सेकंड भी बहुत सारे लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, अगर बार बार पैसा इधर उधर ट्रांसफर होने लग जाए तो क्या एनपीसीआई का जो सर्वर है वो क्रैश नहीं हो जाएगा, या बैंक का जो सर्वर है वो क्रैश नहीं हो जाएगा? हाँ, वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट आ जाती हैं, है ना, उससे क्रैश हो जाएगा। तो असलियत में क्या ट्रांसफ़र हो रहा होता है? तो वही चीज़ है। देखो यूपीआई में जब एक ए बंदा दूसरे बी बंदे को पैसा भेजता है ना, मनी भेजता है, 10 रुपये भेजता है, तो वो असलियत में एक मैसेज भेज रहा होता है, बस मैसेज भेज रहा होता है। मैसेज में ये बोलता है कि मेरा वाला जो बैंक है ना, मेरा जो बैंक ए है, वो प्रॉमिस करता है कि बैंक बी को पेमेंट कर देगा इन द नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल। ये मैसेज करता है कि 10 रुपये, जब आप ए वाला जो बंदा है 10 रुपये भेज रहा है बी को, तो वहाँ पर 10 रुपये ट्रांसफ़र नहीं होते डायरेक्टली, वहाँ पर ये ट्रांसफ़र होता है, प्रॉमिस ट्रांसफ़र होता है, एक मैसेज ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पर ये बोल रहा होता है वो बैंक ए बोल रहा होता है कि भाई मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ कि जो बैंक बी है, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल के अंदर तेरे को ये 10 रुपये भेज दूंगा। तो ये मैसेज ट्रांसफ़र होता है। तो क्योंकि मैसेज जो है एनपीसीआई के थ्रू आ रहा है, उसके ऐप के थ्रू आ रहा है, यूपीआई के थ्रू आ रहा है, तो बैंक बी क्या समझता है कि भाई ये जेन्युइन मैसेज है, सही मैसेज है। तो सिर्फ टेम्परेली उसके अकाउंट में +10 दिखा देता है, वो दिखाता है, सॉरी +10 दिखाता है, सिर्फ दिखाता है, ठीक है। और आप उसको यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली यूज़ तो कर सकते हो उसको आप ना। और यहाँ पर टेम्परेली उसके अकाउंट में से 10 रुपये निकाल देता है, असलियत में निकल ही जाते हैं वो, है ना, बैंक अपनी ओर से काट देता है उसको, लेकिन पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता उस टाइम पे। पैसा कब ट्रांसफ़र होता है? पैसा होता है नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल में। जब ये बैंक बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं ना, फिर मान लो 1 घंटे बाद एक नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल आई, जहाँ पर इसने इसको कुछ अमाउंट भेजा होगा, फिर इसने भी इसको कुछ अमाउंट भेजने का प्रॉमिस किया होगा। फिर फाइनली जो नेट अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है बस, वो भी 1 घंटे बाद कोई पर्टिकुलर साइकिल में, नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल में। और जो यूपीआई क्या करता है? यूपीआई बस प्रॉमिस ट्रांसफ़र करता है, और ये प्रॉमिस जो है एनपीसीआई के वैलिड एक सोवेनियर बैकिंग के थ्रू आ रहा है, तो बैंक उसको वैलिड समझता है। तो आपको समझ आया आज क्या हुआ कि हम जितने देर से समझते थे कि यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है वो एकदम फास्ट ट्रांजैक्शन है, असल में वो फास्ट ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ मैसेज फास्ट पहुंचता है, लेकिन जो पैसा है वो पीछे आराम से आता है, धीरे धीरे करके, वो नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल में आता है।
ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होती है टैक्स पे करते वक्त। जब टैक्स पे कर रहे होते हो ना, तो इतने सारे इंटरमीडिएट के थ्रू हो जा रहा होता है कि हर एक पोजीशन पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी चेक करना पड़ता है कि पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा। बार बार पूछता रहता है, ये पेमेंट एग्रीगेटर पूछता रहेगा, भाई तूने पैसा पहुंचा दिया इस वाले बैंक से, इसके बैंक से पूछता रहेगा, तूने पैसा दे दिया और नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल में दिया नहीं दिया। फिर वो चेक करता है, हाँ मिल गया ठीक है। फिर यहाँ पर पूछेगा, ये वाला पूछेगा इससे, भाई तूने पैसा दिया है नहीं दिया नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल में, क्योंकि इनकी अलग अलग टाइम पे होती है ना नेट सेटलमेंट साइकिल। फिर आरबीआई का जो मतलब जो गवर्नमेंट का जो बैंक है जहाँ पर भी होगा, वो पूछेगा इससे, भाई तूने पैसा मेरे को पे किया नहीं किया अभी तक, जो अभी नेक्स्ट सेटलमेंट तेरा आया नहीं आया। तो ये बार बार चेक करते रहते हैं। तो ये क्या है, डिले क्रिएट करता है। T+1 या T+2 डेज के अंदर पैसा ट्रांसफर होता है, असली पैसा ट्रांसफर होता है, क्योंकि इनकी वजह से। इसको ही बोलते हैं रिकंसिलिएशन गैप्स, चेकिंग की वजह से जो गैप क्रिएट होता है वो। तो आपको क्या दिखेगा, देखो यूपीआई में दिखेगा तो ये कि सक्सेसफुल, यूपीआई में दिखेगा सक्सेसफुल, पेमेंट हो गया। लेकिन जब आप टैक्स पोर्टल में जाओगे ना, तो आप अपने टैक्स पोर्टल में जाके देखोगे, वहाँ पर ये दिखेगा कि स्टिल पेंडिंग, वहाँ पर पेंडिंग आएगा, क्योंकि अमाउंट अभी तक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। प्रॉमिस ट्रांजेक्शन, प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस पहुँच गया है बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के मतलब टैक्स डिपार्टमेंट के पास प्रॉमिस पहुंच गया है कि ये बंदे का बैंक जो है पे कर देगा। अभी अभी कोई मेरे को ये बोलेगा कि यार ये तो बैंक ने प्रॉमिस कर दिया है ना, मान लो ये बैंक जो है ना उसी टाइम पे बैंक करप्ट हो गया, तो ये टैक्स डिपार्टमेंट तो ये देखता रह जाएगा, इसने तो प्रॉमिस किया था, पेमेंट नहीं कर पाया। हाँ, इसके बीच में आता है एनपीसीआई। एनपीसीआई एक मेंटेन करता है गारंटी बैंक, मतलब गारंटी फंड, ठीक है। अगर कभी भी ये बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाता है, तो फिर जो है ना पेमेंट कौन करेगा, एनपीसीआई करेगा, ठीक है। तो ये होता है। तो इसलिए हमने जो जितना भी तक पढ़ रखा था कि जो यूपीआई फास्टेस्ट मेथड है, हाँ इंडीड वो फास्टेस्ट मेथड है, लेकिन वो फास्टेस्ट मैसेज ट्रांसफर करता है बस, पेमेंट फास्ट ट्रांसफर नहीं होता। क्योंकि अगर पेमेंट एकदम से ट्रांसफर होने लग जाए तो जो सर्वर है, बैंक का सर्वर भी क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या फ़ायदा है सीबीडीसी का, भाई सीबीडीसी ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड करा रहा है जो यूपीआई नहीं करा रहा, और यहाँ पर ये फ्यूचर प्रूफिंग कैसे दे रहा है। तो वही अब डिस्कस करते हैं कि आप सीबीडीसी में क्या चेंज हो रहा है। देखो सीबीडीसी में क्या है, सीबीडीसी एक लीगल करेंसी है। आप सीबीडीसी को ऐसा समझो कि एक नोट है, ये असली नोट है जो कि आरबीआई ने इस पर साइनिंग कर रखी है, मतलब हमारे गवर्नर ने इस पर साइन कर रखा होगा, ठीक है। वो असली नोट होगा, लीगल करेंसी होगी, करेंसी, ठीक है, कोई मैसेज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो लीगल करेंसी है ना वो ट्रांसफर हो रही है आपके वॉलेट से गवर्नमेंट के वॉलेट में, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, कोई इंटरमीडिएटरी बीच में नहीं आता। तो जो 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 डिले हो रहे थे ना, रिकंसिलिएशन गैप क्रिएट हो रहे थे, वो नहीं होते, क्योंकि आपके वॉलेट से डायरेक्ट गवर्नमेंट के वॉलेट में जा रहा है। ये वैसी चीज़ है कि आप दुकान में जाके 10 रुपये जब देते हो, तो भाई वो फाइनल आपकी ट्रांजेक्शन होती है, बस 10 रुपये आपने दे दिए, ठीक है, मतलब रुपये मतलब नोट में दे रहे हो। तो यहाँ पर वो आपके सीबीडीसी क्या है, वो नोट है, वो टोकन है, वो करेंसी है। जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसे आरबीआई बैक कर रहा होता है सीधे के सीधे, ठीक है। और आरबीआई बोल रहा होता है कि भाई ये नोट है, ये असली नोट है, हमने साइन कर रखा है इसको, और ये गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये एक फाइनेंस सेटलमेंट है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है सीबीडीसी में, क्योंकि सीबीडीसी एक सोवेनियर बैकिंग रखता है आरबीआई के थ्रू। जो आपके पास जो अकाउंट होता है, जो आप बैंक अकाउंट रखते हो नॉर्मली, जो बैंक, देखो दो अकाउंट होते हैं, एक तो सीबीडीसी अकाउंट होता है, एक बैंक अकाउंट होता है। आपने जो बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, उस पर किसकी लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी है, कॉमर्शियल बैंक की लायबिलिटी है। मतलब अगर ये पैसा डूबता है तो बैंक पैसा पे करेगा, कैसे पे करेगा, DICGC के थ्रू, ठीक है ना। वैसे जो नॉर्मल मैकेनिज्म हमने पढ़ा होगा, 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, अप टू 5 लाख रुपीज़ मिल सकते हैं। लेकिन सीबीडीसी में पैसा रखा हुआ नोट, रखे हुए नोट, वो किसकी लायबिलिटी है, वो आरबीआई की लायबिलिटी है। अगर बैंक डूबा तो ये सीबीडीसी है ना, उसका पेमेंट कौन करेगा, आरबीआई पेमेंट करेगा। और यहाँ पर जो डिपॉजिट डूबा आपका, अगर डिपॉजिट डूबा तो उसका पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। तो क्योंकि ये डायरेक्ट एक नोट ही है जो आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, आरबीआई के द्वारा उसको लीगल बैकिंग मिल रखी है, तो आपके वॉलेट से वो गवर्नमेंट के वॉलेट में डायरेक्ट जाता है, ठीक है। कोई बीच में ऐसे इंटरमीडिएट के थ्रू नहीं जाता, तो रिकंसिलिएशन गैप नहीं आता। और ये जो ट्रांजेक्शन होती है, फाइनल ट्रांजेक्शन होती है, इट्स अ फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। जो दूसरी सेटलमेंट है वहाँ पर, अभी आपको समझ आ गया होगा, जो यूपीआई में होती है वहाँ पर क्या, प्रॉमिस हर टाइम पे प्रॉमिस जा रहा है ना। अभी बैंक करप्ट हो सकता है, बीच वाला बैंक है ना, कोई भी हो सकता है। तो प्रॉमिस से प्रॉमिस गया, लेकिन वो तो सेटलमेंट, अगली सेटलमेंट साइकिल में आएगा, लेकिन यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं होता। यहाँ प्रॉमिस और रुपी
जो नोट है वो एक साथ जाता है, क्योंकि आरबीआई ने उसको बैक कर रखा है, आरबीआई ने डायरेक्ट बैक कर रखा है उसको, ठीक है, आरबीआई ने डायरेक्ट बैक कर रखा है, कोई एनपीसीआई के थ्रू नहीं है, आरबीआई की खुद की लीगल करेंसी है, उसके थ्रू बैकिंग है इसकी, तो ये डायरेक्ट भागता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको ये पता होना चाहिए, है ना। पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना हमारा यूपीआई ट्रांजेक्शन कैसे काम करता है, और जो सीबीडीसी है वो इमीडिएट कैसे काम करता है ना, इमीडिएट ट्रांजेक्शन कैसे रखता है, क्योंकि इसको पैकिंग मिल रखी है। अब आपको समझ आ गया होगा होपफुली। ऐसे ऐसे करके नोट्स होते हैं। देखो मुझे रियल इमेज तो नहीं मिली ना, मैं सीबीडीसी यूज़ करता हूँ, तो ये ऐसे कुछ न्यूज़, ऐसे कोई पेपर होते हैं, मतलब डिजिटल पेपर्स होते हैं जहाँ पर गवर्नर साइन करके रखता है और फिर उनका खुद का आरबीआई का सील होती है, मतलब एक नोट ही होता है असली वाला, समझ रहे हो ना। तो यही है, इनडायरेक्टली वही है, आप नोट दे रहे हो, नोट दे रहे हो, कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा तेरे को अगले सेटलमेंट साइकिल में। समझ गए होगा आप, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रिक्टेड डेटा रूल्स फॉर प्रोफेशनल, ये कोई नई चीज़ है। एक नई चीज़ क्या है, डाटा लोकलाइजेशन क्या है। वैसे ये नई चीज़ नहीं है, पहले से ही है, लेकिन वो कंपनीज एक्ट में है, कंपनीज के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये जो नया रूल्स बनाए हैं ये किसके लिए है, ये ऑपरेशनल चेंजेस हैं जो अफेक्ट करे जाएंगे, अफेक्ट करेंगे इंडियन प्रोफेशनल्स को, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, अकाउंटेंट्स आते हैं, आईटी कंसल्टेंट्स आते हैं, और वो लोग भी आते हैं जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऑप्ट कर रखे हैं। देखो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, मान लो आपकी कोई इनकम है, ठीक है, आप पहले से ही प्रिज्यूम कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट आपके लिए प्रिज्यूम करके रख रही है कि ये बंदा जो है मेरे को टैक्स पे करेगा, टैक्स पे करेगा ऑन व्हाट इनकम, ऑन 50% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। जो 50% आएगी इनकम की, उस पे टैक्स पे करेगा, उस पे टैक्स पे करेगा, उसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो ऐसे लोग जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऑप्टेड हैं, ये लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं और आईटी कंसल्टेंट हैं, उनको अपना डाटा लोकलाइजेशन करना पड़ेगा। उन प्रोफेशनल्स को एक मेंटेन करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये सर्वर, उसके साथ एक सर्वर क्लॉज भी है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये एक्सेसिबल होने चाहिए इंडिया के अंदर, और डेली बैकअप होने चाहिए और स्टोर्ड होने चाहिए ऑन इंडियन बेस्ड सर्वर, फॉरेन बेस्ड सर्वर नहीं। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो अभी टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ स्क्रूटिनी करनी है आपके लिए, है ना, आपके अगेंस्ट करनी है, कुछ भी करना है, तो भाई आपका डाटा है वो आपके खुद के लैपटॉप में है या आपने फॉरेन क्लाउड्स में डाल रखा है, तो भाई जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो एकदम तो ले नहीं सकता, उसको पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपसे भी एकदम नहीं ले सकता। आप नहीं मना करते भाई मैं तो रखता ही नहीं हूँ, ऐसे बोल दिया तो कैसे लाएगा वो, है ना। तो इसलिए अपनी स्क्रूटिनी को मजबूत करने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज़ को मजबूत करने के लिए, और आप पे आपके हाथ में ज़्यादा चीज़ें ना देने के लिए इन्होंने ये पर्टिकुलर रूल्स बनाए। दिस प्रिवेंट प्रोफेशनल्स फ्रॉम स्टोरिंग फाइनेंशियल डाटा एक्सक्लूसिवली ऑन फॉरेन क्लाउड्स, जो कि अलाउड नहीं है ना, नहीं अब नहीं कर सकते हो आप। तो वेयर इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ हैं कैन नॉट इजीली एक्सेस, वो नहीं कर पाती हैं एक्सेस ऐसी चीज़ों का जब उनको स्क्रूटिनी करनी होती है। तो ये मिरर कर रहे हैं सिमिलर स्ट्रिक्ट रूल जो पहले कंपनीज के लिए था अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2023। तो ये रूल तो पहले था, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है इनके लिए, इन पर्टिकुलर लोग के लिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी भाई, इनके लिए खर्चा बढ़ जाएगा, आप कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस बढ़ जाएगा। पहले अपने खुद के उसमें रखते थे, लैपटॉप पर रख लेते थे, है ना, या फॉरेन क्लाउड में रखते थे, लेकिन अभी इनको इंडिया में रखना पड़ेगा और इंडियन बेस्ड सर्वर्स में रखना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस बढ़ जाएगा। इनको ऐसा अकाउंटिंग टूल्स खरीदने पड़ेंगे, सर्वर का पेमेंट करना पड़ेगा जहाँ पर भी अपना डाटा मेंटेन करेंगे, फाइनेंशियल डाटा मेंटेन करेंगे या स्टोर करेंगे, और डेली बैकअप करेंगे, वो भी चीज़ है ना। तो वही है, जो ओल्ड नॉर्म्स थे वहाँ पर पेपर, एक्सेल एक्सेल शीट के अंदर या हैबिट्स में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते थे, या तो कहीं भी रखते थे, लैपटॉप में रख सकते थे, ऑफिस में रखते थे या फॉरेन क्लाउड्स में रखते थे। उसको पीरियोडिकली अपडेट करते थे, कभी कभी ईयर के एंड में करते थे, और तभी देते थे जब वो आपसे मांगा जाता था। और प्रीजम्पटिव टैक्स में आपको इस रूल के अंदर आपको कोई बुक भी मेंटेन नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो नया रूल है उसमें क्या आपको सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रखना पड़ेगा, और मैंडेटरी बैकअप करना पड़ेगा, और वो जो बैकअप है वो डेली करना पड़ेगा, और सब कुछ आपका एक्सेसिबल होना चाहिए इन इंडिया, ठीक है, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब प्रोवाइडेड व्हेन आस्क्ड, ऐसा कुछ नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक बुक मेंटेन करनी पड़ेगी इवन इन द प्रिजम्पटिव टैक्स, ठीक है, ये रूल आ गया है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक और चीज़ होती है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, एफटीसी, इसको भी टाइटन किया गया है। एफटीसी एक बार देख लेते हैं एफटीसी क्या है। देखो पहले क्या होता है, कुछ कंपनीज जो हैं डिक्लेरेशन करती हैं, मान लो मैं हूँ एक इंडियन, पर मैं इंडियन कैसा हूँ, मैं हूँ ROR। मैं ROR क्या होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डनली रेसिडेंट, मैं ROR हूँ।
तो ROR पे क्या रूल होता है, ROR जो लोग होते हैं उनको जो है ना उनकी ग्लोबल इनकम पे भी टैक्स लगता है। मतलब आप बिजनेस कहीं भी करो, इंडिया में करो, न्यूयॉर्क में करो, किसी भी देश में करो, आपकी जब पूरी ग्लोबल टैक्स आएगी ना, पूरा जो ग्लोबल इनकम आएगा, ग्लोबल इनकम आएगी उस पर टैक्स लगेगा इन इंडिया, लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आप अगर ROR हो तो उन्हीं लोगों के लिए है कि जो ROR जैसे लोग होते हैं, फॉर इंडियंस हु पे टैक्स, जो टैक्स जो है अब्रॉड में ही पे करते हैं और क्लेम चाहते हैं क्रेडिट फॉर इट इन इंडिया, कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाए। देखो, आपने मुंबई में पैसा कमाया, ठीक है, मुंबई में इनकम कमाई, दूसरा आपने न्यूयॉर्क में इनकम कमाई। भाई न्यूयॉर्क में क्या हुआ, आपने जब इनकम कमाई तो उन्होंने टैक्स पहले से ही काट लिया, $2000 काट लिया फॉर एग्जाम्पल। अभी जो नया जो रूल है हमारा ROR वाला रूल है, वो क्या बोलेगा, तुम्हारी जितनी भी इनकम है, मुंबई की इनकम प्लस न्यूयॉर्क की इनकम, जो भी ये पर्टिकुलर इनकम आएगी, अब इस पर टैक्स दो। तो तुम यहाँ पर भी न्यूयॉर्क वाली इनकम पे टैक्स दे दिए हो, दोगे, और यहाँ पर जो तुम पहले से दे के आए हो, तो ये डबल टैक्सेशन ना हो, तो जो तुमने न्यूयॉर्क में पे किया है टैक्स, वो तुम यहाँ पर माइनस कर सकते हो। उसी को बोलते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक है, कि जो तुमने यहाँ पे किया है उसे तुम दोबारा पे ना करो। अब जो भी मनी तुमने मुंबई में कमाया, क्योंकि यहाँ का तो यहाँ जो तुमने टैक्स था वो तुमने पे कर दिया, तो उसकी तो छूट हो गई, उसको तो हटाओ, लेकिन जो मुंबई का है वो तो पे करो। तो पहले क्या होता था, इस रूल के अकॉर्डिंग M+NY दोनों का ही पे करना पड़ जाता था, तो डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम आ जाती थी। ठीक है, अभी फॉरेन टैक्स क्रेडिट में कुछ टाइटनिंग करी गई है, मतलब ये रूल पहले से ही है लेकिन इसमें थोड़ा और टाइटन किया गया है। अभी क्या है, द इंडियंस हु पे टैक्स अब्रॉड और उसका क्लेम चाहते हैं, उसका क्रेडिट का क्लेम चाहते हैं इन इंडिया टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन, वो प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रिक्टर कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले आपने मान लो पे न्यूयॉर्क में पे कर दिया $2000, वही मेरा इनकम टैक्स था, मैंने वहाँ पे कर दिया। फिर आपने यहाँ पर आके इंडियन गवर्नमेंट को बोल दिया कि देखो भाई, मतलब इंडियन गवर्नमेंट मतलब टैक्स डिपार्टमेंट को जाकर बोलते हैं देखो भाई हमने वहाँ पर पे किया है, ये मेरी सारी रिसिप्ट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई ये, पहले क्या होता था, पहले सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते थे, खुद से ही बोल देते थे, ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट बोलेगी इस नए रूल के अकॉर्डिंग, जो स्ट्रिक्टर रूल है, कि भाई तुम ये जो डायरेक्ट बोल रहे हो डायरेक्ट मत बोलो, वहाँ कोई भी तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करो और उसके साइन लो और ये प्रूव करो कि हाँ तुमने ये किया है। वो जब वो साइन करेगा तुम ये वाली साइन हमको दो, और तब हम तुम्हें फॉरेन टैक्स क्रेडिट देंगे। और अगर तुम ये प्रूव करने नहीं कर पाओगे, अगर नहीं करोगे, ये प्रूव नहीं होगा, तो तुम भाई दोनों का पेमेंट यहाँ करो, मुंबई का भी पेमेंट यहाँ करो और न्यूयॉर्क का भी पेमेंट यहाँ करो, क्योंकि तुम एक ROR हो। ठीक है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तुम। ठीक है, इसलिए तुम यहाँ, अभी यहाँ पर अगर ये मान लो प्रूव नहीं कर पाया है ना, CA ने कुछ गलती पकड़ ली इसकी, है ना, कि ये फ्रॉड कर रहा था, तो यहाँ पर भी पे हो जाएगा, तो डबल सिक्योरिटी भी हो गई है, और यहाँ पर CA भी सिक्योर करे, CA भी वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गपला ना हो असलियत में, है ना, या कोई इनकरेक्ट कैलकुलेशन के थ्रू आप नहीं कर दो, क्योंकि जब भी आप सेल्फ डिक्लेरेशन करते हो तो आप इनकरेक्ट भी हो सकते हो, आप इनकरेक्ट चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, या आप किसी भी डाटा को, किसी भी ट्रीटीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, है ना, या आप फ्रॉड करने के मकसद से ही गलत करो, है ना, तो इन चीज़ों को बचाने के लिए किया। ठीक है, तो ये था। अब वो प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, हमारा फाइनेंशियल ईयर, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर अलग होता है US के से। US में क्या होता है, कैलेंडर ईयर होता है, जो कि जैन से दिसंबर चलता है, और हमारा अप्रैल से मार्च चलता है। ठीक है, तो कभी कभी जो लोग होते हैं ना, जो वहाँ से आते हैं और फिर यहाँ पर फाइलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्रो रेटिंग नहीं करते, तो गलत डाटा सबमिट कर देते हैं इंडिया को, गलत डाटा सेल्फ डिक्लेयर कर देते हैं। असलियत में CA को ये सब चीज़ें पता होती हैं, तो CA उन चीज़ों को प्रोरेटेड करता है, फिर करता है। ठीक है, तो CA को इसलिए लाया गया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, रेट लिमिटेशन। नॉर्मली आपने अगर मान लो इफ़ यू पे 40% आपने पे किया टैक्सेस, ठीक है, और इंडिया में वही जो आपको टैक्स पे करना है वो 30% है। अब ठीक है, तो अभी देखो 30% ही आपको पे करना था, लेकिन आपने वहाँ पर US में ज़्यादा पे कर दिया, तो अब आपको जो है ना, नहीं 40 को नहीं रखता, मैं 20 रखता हूँ, क्योंकि मुझे पहले वो बताना पड़ेगा कि 20 रखते हैं पहले, 40 बाद में रखेंगे। ठीक है, पहले 40 रख दो। देखो 40 US में पे किया, लेकिन इंडिया में क्या 30% पे करना है, तो जो अब इसमें क्या है, आपको 20% का क्रेडिट मिल जाएगा। इन दोनों में लो मिल जाता है, लोएस्ट वाला मिल जाता है। ठीक है, जो लोएस्ट होता है 20 लोएस्ट है, आपको 20 का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, फॉरेन टैक्स रेट 20 मिल जाएगा, तो आपको बाकी 10% है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने US में 40 पे किया और इंडिया में 30,
पे किया। तो अब इसमें लोएस्ट कौन सा है, ये 30 लोएस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको जो टोटल क्रेडिट मिलेगा वो 30 के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे पहले से ही 30 पे कर दिया है। अभी आपको 40 नहीं मिलेगा, ठीक है, 40 नहीं मिलेगा, 30 ही मिलेगा बस, लोएस्ट मिलेगा, लोएस्ट का ही क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट है 20, तो 30 में से 20 माइनस किया तो सिर्फ 10 बच गया। अब आपको 10 जो बचा वो पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोएस्ट क्या है, 30 है, ठीक है। इंडिया में आपको ऑब्लाइज थे 30 पे करने हैं, लेकिन आपने यूएस में 40 पे कर दिया है, तो आपको क्यों वो 30 पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपको इंडायरेक्टली जो 30 है, 30 का 30 क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये लोग क्या करते थे, पहले मैक्सिमम वैल्यू को उठा लेते थे और उससे क्रेडिट मांगते थे कि भाई हमारा मैक्सिमम वैल्यू उठा के हमें क्रेडिट दे दो, जो कि गलत चीज़ है ना। तो बस यही है। तो हमने पहली वाली चीज़ पूरा पढ़ लिया, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। दूसरा क्या है, चाइना बिजनेस ग्रिडलॉक, फर्म्स बिल्ड फर्स्ट, अप्रूवल लेटर्स। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनडायरेक्टली। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके ऊपर, क्योंकि अब जो न्यूज़ है ना वो पढ़ने वाली न्यूज़ है, ज़्यादा है दिमाग नहीं मानना उसमें ना। तो जो हमारे इंडियन कंपनीज़ हैं वो कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, जो वेट एंड वॉच वाला डिलेमा है। तो क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, सिग्निफिकेंटली हैं, वो रेगुलेटरी हर्डल क्रिएट करती हैं फॉर बिजनेस पार्टनरशिप, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। हाउएवर द बिजनेस नीड फॉर चाइनाज टेक्नोलॉजी, भाई हमारा इंडिया का जो बिजनेस है वो चाइना की टेक्नोलॉजी को चाहता है, क्योंकि भाई उनकी हाई और एडवांस टेक्नोलॉजीज है। लेकिन सारी की सारी टेक्नोलॉजीज इंडिया में नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ हर्डल्स हैं, कुछ 2 हर्डल्स हैं, ठीक है। चाइना जो है अपनी टेक्नोलॉजी, चाइना अगर देना चाहे इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी, तो उसे चाइना की तरफ से एक हर्डल मिलता है, और चाइना अगर इंडिया में दोबारा देना चाहे तो उसको इंडिया की तरफ से भी एक हर्डल मिलता है, ठीक है। तो कुछ कंपनीज हैं जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो गई या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी फैक्ट्रीज को तो बनाना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। और उन्होंने ऑर्डर भी स्टार्ट कर दिया, ऑर्डर भी दे दिया चाइना को, ठीक है, कि भाई हमें पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। लेकिन वो जो परमिशन है अभी पेंडिंग स्टेट में है। मतलब आप पहले से ही चीज़ें बना रहे हो, पहले से ही फैक्ट्री बना रहे हो, लेकिन मशीन आएंगी नहीं आएंगी वो तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। मशीन का आपने ऑर्डर तो दिया है, लेकिन अभी चाइना आपको देने को तैयार है या इंडियन गवर्नमेंट वो लेने को तैयार है, उस पर भी तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम है कि बिजनेस को क्या लग रहा है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, चाइना और इंडिया में जो है सुलह हो जाएगी और हमें जो है ना हमारी मशीन्स मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुई तो, अगर ये जो चीज़ है प्रोसीड नहीं हुई तो जो हमारी कंपनीज उनको क्या फेस करना पड़ेगा, डिलेस फेस करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू हर्ट होगा। तो वो उन्हीं की चीज़ों पे अब पूरा का पूरा न्यूज़ है। देखो 2 मेजर रेगुलेटरी हर्डल्स क्या है, एक इंडिया की तरफ से है, ठीक है। इंडिया क्या लगा के रखता है, इंडिया लगा के रखता है प्रेस नोट्स। तो देखो प्रेस नोट क्या होता है, प्रेस नोट कब लगा था, जो प्रेस नोट है एक मैकेनिज्म है, ये लगा था अप्रैल 2020 में। कब, जब कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड-19 का, ठीक है। तो जब कोविड-19 था तो पूरा ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया था, है ना, एक तरीके से। और जब ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया था तो हमारी जो इंडियन कंपनीज थी उनकी वैल्यूएशन भी कम हो गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चाइना क्या है, चाइना थोड़ी एडवांस इकोनॉमी है, चाइना थोड़ा एडवांस इकोनॉमी, मतलब वैसे एडवांस इकोनॉमी लेकिन ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। एडवांस तो नहीं बोलूँगा, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो क्योंकि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया की इकोनॉमी से ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होती है, ठीक है। तो नुकसान ये है कि यहाँ पर जो है ना इनका ये जो है ना कोविड से बहुत जल्दी रिकवर हो रहे थे, हम जैसा रिकवर होते थे हमसे थोड़ा सा ज़्यादा रिकवर होते थे ये लोग। तो यहाँ पर जो है ना इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी अच्छी होने लग गई थी, लेकिन हमारी इंडियन कंपनीज़ की वैल्यूएशन तो कभी कमी थी। तो ये जो यहाँ के जो प्लेयर्स थे, यहाँ के जो एफ थे, वो हमारी कंपनी के अंदर, हमारी इंडियन कंपनीज़ के अंदर डायरेक्ट अपॉर्चुनिस्टिक ओवरटेकिंग ना कर लें, क्योंकि हमारी कंट्री की वैल्यूएशन कम है, कम भाव पे हमारी कंपनीज में ज़्यादा स्टेक ना बाय कर लें, इसलिए हमारी इंडिया ने PN3 लगा दिया सारी की सारी बॉर्डर्स कंट्रीज़ के लिए। जिन भी कंट्रीज़ के साथ हम बॉर्डर शेयर करेंगे उन पे लग जाएगा PN3। और PN3 लगाने का मकसद यही था कि कोई भी इकोनॉमी अगर हमसे फास्टर रिकवर करती है किसी भी स्टैंस में, और वो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ना ले ले या एक्विजिशन ना ले ले हमारी इंडियन एंटिटीज़ का, क्योंकि इंडियन एंटिटीज़ जो हमारी इंडियन एंटिटीज़ हैं वो बाहर के देशों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगी, तो बहुत गलत हो जाएगा ना हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। वैसी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, फॉर एग्जांपल
उस टाइम पे वैसे ही हमारी इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, इंडिया की कंपनी की वैल्यूएशन कम थी, और वहाँ उसी ओर चाइना की जो इकोनॉमी थी थोड़ी जल्दी ग्रो कर रही थी या रिकवर जल्दी हो रही थी, और वहाँ के प्लेयर्स, वहाँ के जो एफडीआई थे, तैयार थे कि अब इंडिया की कंपनीज को ओवरटेक करने में, वहाँ पर पैसा डालने में, पैसा इन्फ्यूज़ करने में। अगर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट जो है वो हमारे नेबर कंट्रीज से, जो हमारी नेबर कंट्रीज जिसके साथ हम लैंड शेयर करते हैं, उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो बहुत गंदा चीज़ है ना इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए इंडिया ने जो भी ब्रॉडर मतलब बॉर्डर हम शेयर करते हैं, लैंड शेयर करते हैं, उन कंट्रीज पे हमने लगा दिया PN3 कि ऐसा चीज़ कर ही ना पाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस PN3 के अंदर क्या होता है, इस PN3 का मैकेनिज्म क्या है। पहले क्या होता था, जब भी कोई FDI आता था इंडिया के अंदर चाइना से, तो वो पहले आके इन्वेस्ट कर देता था, ठीक है, इन्वेस्ट कर देता था और फिर गवर्नमेंट को बताता था, ठीक है। लेकिन अब इसके थ्रू क्या है, पहले वो जो FDI है वो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट तब अलाउ करेगी तभी ये कर सकता है, ठीक है। तो ये आप समझिए ना कि अब क्या हो गया, पहले तो वो आके इन्वेस्ट कर ही देता था, फिर बताता था गवर्नमेंट को मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब PN3 के प्रेस नोट 3 की वजह से उसको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो इन्वेस्ट कर पाएगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर, और इसी इसी चीज़ के लिए PN3 लगा था। अ रेगुलेटरी रेगुलेशन रिक्वायरिंग इंडियन कंपनीज टू गेट अ मल्टी डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट क्लियरेंस फॉर एनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कि आ रही है उन कंट्रीज से जिसके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। वाइल इट्स टेक्निकली अप्लाइड टू ऑल नेबर्स, पर हमने इसको पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया था स्क्रूटनाइज करने के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी ना हमसे ज़्यादा रिकवर हो रही थी, तेज़ी से रिकवर हो रही थी उस टाइम पे, है। टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ना कर लें वहाँ के FDIs। इम्पैक्ट क्या हुआ, अप्रूवल्स इसकी वजह से बहुत स्लो हो गए, 3 से 12 मंथ लगता है अब ऐसे अप्रूवल देने में, ठीक है, जिसकी वजह से डिलेस क्रिएट होते हैं। दिस डिले स्टॉल्स जॉइंट वेंचर, अगर कोई चाइना की कंपनी हमारे साथ आके जॉइंट वेंचर में आना चाहती है तो इन डिले की वजह से वो नहीं आ पाती। वेयर चाइनीज पार्टनर इज सपोज टू ओन अ परसेंटेज फॉर द ऑफ द बिजनेस, वहाँ पर डिले होता है, ठीक है। तो प्री PN3 एरा क्या था, पहले इन्वेस्ट कर लो, फिर RBI को या गवर्नमेंट को नोटिफाई कर देना, फिर बाद में। अभी क्या है, PN3 के बाद पहले भाई क्लियरेंस का वेट करो गवर्नमेंट के थ्रू, और तब जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या था, सिर्फ डेज लगते थे और हो जाता था, लेकिन अभी इसमें क्या 3 से 12 महीने लगते हैं, उससे भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्क्रूटिनी कितनी होती थी, मिनिमल होती थी, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम होती है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को भी देखा जाता है। और हाँ, एक और बेनिफिशियल ओनरशिप को भी चेक किया जाता है। देखो बेनिफिशियल ओनरशिप क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं BO, बेनिफिशियल ओनरशिप। यहाँ पर जो PN3 है ना, सिर्फ चाइना का नहीं रोकता, चाइना के सीधे चाइना के कंपनीज को नहीं रोकता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो चाइना की कंपनियाँ हैं ये जाए सिंगापुर में, सिंगापुर में बनाए एक शेल कंपनी, ठीक है, ये सिंगापुर के कोई VCs को, वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दें बहुत सारा पैसा अपना, और फिर उसके थ्रू इंडियन मार्केट में आने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर यही इस चीज़ को रोकने के लिए कि कोई बंदा, कोई असली जो अगर उसका बेनिफिशियरी ओनर मतलब मेन ओनर जो है, अगर वो चाइना से है या चाइना का ज़्यादा पैसा लेके बैठा है, मतलब चाइना का ज़्यादा पैसा इसके थ्रू आ रहा है, ऐसा ना हो, क्योंकि इनडायरेक्टली अभी भी चाइना का ही आ जाएगा ना भाई, चाइना का कंट्रोल आ गया ना, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर तो ले लिया ना चाइना ने दोबारा से। लिया तो किसके थ्रू लिया, शेल कंपनी के थ्रू लिया या VC के थ्रू लिया, लेकिन लिया ना। तो ऐसा ना हो, तो बेनिफिशियरी ओनरशिप चेक भी होगा कि अगर उसका जो फाइनल ओनर है कहीं वो चाइनीज़ तो नहीं है या चाइना से तो नहीं है ना। इसको भी, इसलिए इसमें टाइम लगता है, ये चीज़ें चेक करने में टाइम लगता है। दूसरा, पहला हर्डल तो हमारा था PN3 का, अभी दूसरा हर्डल क्या है, बीजिंग टेक्नोलॉजी क्लियरेंस। भाई चाइनीज़ कंपनीज भी ये भी सेम चीज़ सोचती हैं, उनको भी अप्रूवल लेना पड़ता है अपनी खुद की गवर्नमेंट से, बीजिंग से, बिफोर एंटरिंग इनटू इक्विटी और टेक्निकल अलायंस विद द फॉरेन पार्टनर्स, स्पेशली विद इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ना गलती से ट्रांसफ़र हो जाए, या कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना ट्रांसफ़र हो जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ परस्पेक्टिव से। तो इस चीज़ को भी देखता है चाइना अपनी तरफ से, बीजिंग क्लियरेंस। तो यहाँ पर इन दोनों, इंडिया की वजह से PN3 और चाइना की वजह से ये टेक्नोलॉजी वाला क्लियरेंस, ठीक है, इनकी वजह से क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा डिले। तो जो ये डिक्सन है, ये डिक्सन जो कंपनी है, जो पहले से ही फैक्ट्री बना के बैठ रही है या स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और क्लियरेंस इनको मिला नहीं है, तो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है ये।
तो यहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है। तो रैदर देन वेटिंग फॉर दी स्लो अप्रूवल्स, जो हमारे इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, स्टार्टिंग द वर्क वाइल द पेपर वर्क इज स्टिल पेंडिंग। ठीक है, पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन अभी भी काम करना स्टार्ट कर दिया। जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है उसने पार्टनरशिप भी कर रखी है HKC कॉर्प्स के साथ। जो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट है डिस्प्ले मूवमेंट मॉड्यूल फैक्ट्रीज बनाएंगे ये। इसका स्टेटस अप्रूवल में चल रहा है PN3 से। ठीक है, तो पहले क्या है, इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया है कंस्ट्रक्शन और ऑर्डर कर दिए मशीनरी चाइना से, लेकिन अगर ये अप्रूवल फेल होता है, ये PN3 फेल हो जाता है, तो डिक्सन को फिर 100% सब्सिडरी की तरह काम करना पड़ेगा। पहले क्या है, एक जॉइंट वेंचर में थे इसके साथ, मतलब अभी भी जॉइंट वेंचर में है, लेकिन अगर ये PN3 जो अप्रूवल में, जो पेंडिंग में चल रहा है, वो अगर फेल हो जाता है, हमारी गवर्नमेंट मना कर देती है, तो फिर इनको 100% सब्सिडरी की तरह वर्क करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी दोबारा है, वीवो के साथ उन्होंने पार्टनरशिपिंग कर रखी है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ये भी PN3 में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, परसुइंग अथॉरिटीज डीपली, डिलेज हेयर आर रिस्की बिकॉज इंटीग्रेशन टेक्स मंथ्स इवन, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और जो जब भी ज़्यादा डिले होता है तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है, फिर प्रॉब्लम आती है आपका रेवेन्यू हट होने लग जाता है। ठीक है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट शंघाई हाईली ग्रुप लाइकली ये पार्टनर है और AC कंप्रेसर प्लांट बनाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, लेकिन ये बीजिंग की तरफ से पेंडिंग है, अप्रूवल जो है पेंडिंग पे है। कंस्ट्रक्शन इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है पुणे में, बट ये भी वेट कर रहे हैं चाइनीज अथॉरिटीज़ का कि वो अप्रूव कर दें टेक्निकल अलायंस। अगर उन्होंने फेल कर दिया तो इनको नुकसान है ना, क्योंकि इन्होंने पैसा तो लगाना स्टार्ट कर दिया है ना। तो ये भाई क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि बिजनेस नेसेसिटी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है संग में। भाई डेस्पाइट पॉलिटिकल फ्रिक्शन है, लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरर ये एडमिट करते हैं कि चाइना की जो कंपनीज हैं उनके पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, वी कैन नॉट इजीली फाइंड एनी नॉन चाइनीज अल्टरनेटिव, हमारे पास कोई और चाइना के अलावा अल्टरनेटिव है ही नहीं। ठीक है, फॉर सर्टेन हाईटेक कंपोनेंट्स लाइक डिस्प्ले मॉड्यूल या कंप्रेसर्स विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द कॉस्ट, क्योंकि चाइना में सस्ते भाव में देता है। अगर हम कोई और अल्टरनेटिव भी ढूंढ लें तो वो हमें महंगे भाव में देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए लॉस में ही है। फिर कॉस्ट ऑफ डिलेज देखो, हमें पता ही है, बजट ओवर होने लग जाता है, प्रोजेक्ट जो है एक्सपेंसिव हो जाते हैं अगर वो ज़्यादा लंबे खिंचते हैं। ठीक है, तो इन अप्रूवल्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। रेवेन्यू इम्पैक्ट क्रिएट होता है ना, भाई पैसा हर्ट होता है ना। आपने पहले से ही कुछ, डिक्सन इज होपिंग टू मेक 20 मिलियन वीवो फोन्स, और वो नहीं बन पाएंगे, है ना, जो आपका एक टारगेट था वो भी नहीं पूरा हो पाएगा, तो आपका रेवेन्यू हर्ट होगा। Bilateral ties disconnect. While there is talk of improved diplomatic relationship between the India और China, the report note a disconnect on the ground. ठीक है, the approvals are not moving that much faster, नहीं fast move कर पा रहे हैं, forcing companies to take financial risk by starting construction without guaranteed deal, जो कि मुझे लगता नहीं भाई करना चाहिए, क्योंकि PN3 ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे अप्रूवल, क्या पता ना भी मिले, फिर इनको नुकसान भी हो सकता है हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर को। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या बोल रही है, नेक्स्ट न्यूज़ बोल रही है कि इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप एंटर कर चुके हैं इनटू द हाई टेक एरा में। ठीक है, जहाँ पर हमने UPI लिंकिंग करी है और एक इम्पैक्ट पार्टनरशिपिंग के ऊपर भी बात हुई है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो विजिट किए हैं कुआलालंपुर, मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एलिवेशन इन द इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप। ठीक है, हम मूविंग बियॉन्ड, हम एक ट्रेडिशनल ट्रेड पैक्ट से एक हाई टेक और स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। द सेंटर पीस ऑफ द पर्टिकुलर विजिट, जो एक मेन भाव था इस विजिट का, वो था कि अनाउंसमेंट दैट इंडिया का जो UPI है वो रोल आउट होने वाला है सून इन मलेशिया। लिंकिंग कर रहे हैं इससे हम दो इंटरनेशनल नेशंस का फाइनेंसिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसके अलावा टू फ्रेम दिस पर्टिकुलर न्यू एरा ऑफ कोऑपरेशन, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है एक एक्रोनिम जो कि है इम्पैक्ट, इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको इम्पैक्ट की तरह बोला गया है कि इसका इम्पैक्ट है इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांस कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिग्नलिंग दैट द रिलेशनशिप इज नाउ फोकस्ड ऑन टैंजिबल लार्ज स्केल आउटकम इन डिफेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डील ना करके या ट्रेड के एंड पे ही पावरफुल ना बन के या वहाँ पर ही स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप क्रिएट ना करके, हम एक हाई टेक और एक बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। किसमें, हम चाहते हैं टेंजिबल एसेट्स क्रिएट करना, लार्ज स्केल आउटकम बनाना इन डिफेंस और टेक्नोलॉजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सिर्फ ट्रेड डील नहीं करना चाहते, हम और भी चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं। द डिजिटल ब्रेक थ्रू, जो कि UPI इन मलेशिया। ठीक है,
द मोस्ट इमीडिएट कंज्यूमर फेसिंग आउटकम इज द डिसीजन टू लिंक इंडिया का यूपीआई विद द मलेशिया का नेशनल पेमेंट नेटवर्क, जिसको बोलते हैं पेनेट। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, जब एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इंडियन टूरिस्ट जो होते हैं या प्रोफेशनल जो होते हैं जो मलेशिया के अंदर रह रहे हैं, वो आप पेमेंट कर पाएंगे आसानी से यूजिंग द इंडियन बैंक अकाउंट वाया यूपीआई एप्स, एंड वाइस वर्सा मलेशिया भी सेम कर पाएंगे इन इंडिया। ठीक है, दोनों में ही। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, ये गेम चेंजर की तरह है फॉर रेमिटांसेस। ठीक है, तो दिस इज अ मैसिव इंडियन वर्कफोर्स इन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वर्कफोर्स है मलेशिया के अंदर, और उनको जब पैसे भेजने होते हैं तो वो इस पर्टिकुलर यूपीआई चैनल के थ्रू भेज सकते हैं, ना कि कोई और इंटरनेशनल सिस्टम को यूज़ करके जिसमें उनको छोटी छोटी फीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो लोअर हो जाएगा इससे द कॉस्ट, और टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि बार बार इंटरमीडिएटरी के थ्रू नहीं भेजना पड़ेगा। हमने स्विफ्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना, मैं वो भूल रहा हूँ कि हमने किस दिन एनालिसिस किया था, लेकिन हमने वहाँ पर स्विफ्ट सिस्टम के बारे में बात की थी कि कैसे वो पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम मलेशिया टू इंडिया। वो सीधे नहीं जाता, वो घूम घूम के जाता है। फिर हमने देखा था कि बीच में कितना पैसा कट भी रहा था, और फिर ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रही थी, है ना, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसलिए टाइम रिक्वायर्ड कम हो जाता है और टू सेंड द मनी बैक होम। ठीक है, बाय पासिंग एक्सपेंसिव, जो यहाँ पर वही बात कर रही है, एक्सपेंसिव इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर फीस, है ना, वही सेम चीज़ आ गई यहाँ पर जो मैंने आपको बोला। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है, दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ इंडिया फिनटेक डिप्लोमेसी फॉलोइंग सिमिलर यूपीआई एक्सपेंशन जो हमने सिंगापुर में पेनाव से कर रखी है। सिंगापुर का जो है पेनाव यूएई और फ्रांस में। ठीक है, तो मैंने एक टेबल बना रखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 और आगे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दिख रहे हैं। भूटान ने कर रखा है फुल एडॉप्शन, भूटान ने तो फुल एडॉप्शन कर रखा है, नेपाल ने भी फुल एडॉप्शन कर रखा है, सिंगापुर ने P2P और P2M, ठीक है, पेयर टू मर्चेंट या पर्सन टू मर्चेंट या पर्सन टू पर्सन, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यूएई में क्या है, सिर्फ मर्चेंट ओनली, एक्सेप्ट एट रिटेल स्टोर्स, टूरिस्ट स्पोर्ट्स पे और मॉल्स पे। इनका क्या सिस्टम है, नियो पे। ठीक है, नियो पे टर्मिनल्स पे, वाया नियो पे, और ऐसे टर्मिनल्स पे ही पे कर सकते हैं। ठीक है, फ्रांस में सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स की जगह पे जहाँ पर एलिफेंट टावर के आसपास इन्होंने आप कर सकते हो पेमेंट, या कुछ लायरा नेटवर्क्स में भी आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। श्रीलंका में सिर्फ मर्चेंट ओनली किया है, वही सेम रिटेल पे, टूरिस्ट स्पॉट्स पे, मॉल्स पे, है ना, कर सकते हो आप पेमेंट। मॉरिशियस में क्या है, मर्चेंट ओनली, यहाँ पर भी वही सेम आप कर सकते हो। 2024 में स्टार्ट किया था, और यहाँ पर भी मॉल्स के अंदर, रिटेल शॉप के अंदर आप कर सकते हो। कतर में भी मर्चेंट ओनली है। अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइव कहाँ पर है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ड्यूटी फ्री एंड लुलु हाइपर मार्केट, सिर्फ यहाँ पर ही अभी तक ये जो है एक्टिव है। अभी मलेशिया में भी न्यू लॉन्च हो गया है। ठीक है, अभी इसको रिसेंटली ऐड कर दिया है, जस्ट लॉन्च इन February 2026, अनाउंस ड्यूरिंग द पीएम मोदी विजिट, और लिंक कर दिया हमने इंडिया का यूपीआई विद द मलेशिया का पेनेट। ठीक है, तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। स्ट्रेटेजिक पिवट defense and manufacturing. The report highlights a shift from buying equipment, सिर्फ हम equipment ना buy करके सस्टेनेबल एंड बिल्डिंग, एक सस्टेनिंग एंड बिल्डिंग इट टुगेदर। ठीक है, हम उसको खुद ही बनाएंगे और उसको सस्टेन भी करेंगे। ठीक है, तो इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ जस्ट नॉट जस्ट एज अ नेबर बट ऑल्सो अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड इंडस्ट्रियल पार्टनर। तो देखो अभी जो आगे वाली न्यूज़ है ना, मैं पढ़ने वाली न्यूज़ है, कुछ ऐसा समझाने का नहीं है। अगर समझाने का होगा तो मैं समझाऊंगा, बाकी हम सिर्फ पढ़ेंगे, आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा, है ना, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट ना बाय करके हम खुद उसको बनाएंगे टुगेदर। और हाँ, इंडिया जो है यहाँ पर कैसा स्टैंड प्रोवाइड करा रहा है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरफ वर्क कर रहा है, और इंडस्ट्रियल पार्टनर की तरफ अपने आप को पोजिशन कर रहा है। समझ रहे हो, बस इतना ही है। तो और MRO, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग भी कराने की कोशिश कर रहा है। किसमें क्या है, बोथ इंडिया और मलेशिया जो है ना ऑपरेट करते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। ठीक है, जो कि फ्रेंच डिज़ाइन है, और सुकोई 30 फाइटर जेट्स जो कि रशियन डिज़ाइन है। तो इंडिया क्या प्रपोज कर रहा है यहाँ पर, कि इंडिया प्रपोजिंग टू यूज़ उसकी खुद की एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री बेस, कि मलेशिया जो है इंडिया की इंडस्ट्रियल बेस को यूज़ करे फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग। ठीक है, MRO के लिए, MRO सर्विस के लिए। ठीक है, रेदर देन कि जो मलेशिया जो है यूरोप में भेजे, रशिया में भेजे, है ना, फिर वहाँ पर MRO हो, तो अपना इंडियन बेस को यूज़ करने का उनको परमिशन दे रहा है इंडायरेक्टली। न्यू हार्डवेयर, इंडिया इज एक्टिवली पिचिंग इट्स डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फॉर सेल टू मलेशिया, इसको बेचने की कोशिश कर रहा है मलेशिया को, एम टू बूस्ट इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट। ठीक है, हमारे इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट ही बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि मलेशिया के पास एक ग्लोबल हब है फॉर चिप टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, तो एंड इंडिया जो है रैंपिंग कर रहा है अपनी खुद की भी
fabrication capabilities, the two nations signed some agreements to integrate their semiconductor supply chain. और इससे क्या है, इससे क्या हेल्प कर रहे हैं हम, रिड्यूस कर रहे हैं रिलायंस ऑन चाइना, ठीक है। द ट्रस्ट फैक्टर एंड ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, जो मोदी जी हैं उन्होंने विजिट किया है टू रीइंफोर्स इंडिया की इमेज एज अ ट्रस्टेड पार्टनर। हाँ, अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं हम एक ट्रस्टेड पार्टनर है। इन्होंने ये भी रिसाइट किया कि कुछ हमने रिसेंट ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं यूएस के साथ, यूके के साथ, ईयू के साथ, वैसा भी तो चल रहा है, ऑनगोइंग है, ठीक है। एज एविडेंट दैट द वर्ल्ड स्ट्रिक्टेस्ट रेगुलेटर ट्रस्ट इंडिया के स्टैंडर्ड्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो ईयू है और यूके हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेटर्स हैं, ये स्टिल हमें ट्रस्ट करते हैं, हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड्स को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ट्रस्ट करते हैं। तो ये शो हो रहा है कि हम कितने ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं। इससे हम एक और चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, डी रिस्किंग। द सबटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज मेंशनिंग दैट चाइना प्लेयर्स वेटिंग फॉर बीजिंग अप्रूवल। हमें पता है वो हमने पीछे पढ़ा था, हर्डल जो है बीजिंग अप्रूवल का हर्डल चाइना की तरफ से और हमारा को है हमारा PN3 की तरफ से, है ना। तो while China investments are facing regulatory hurdles like PN3 in India और capital control in China, इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है एज अ ट्रांसपेरेंट ओपन अल्टरनेटिव फॉर ग्लोबल साउथ, ठीक है। सिंपल है, कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें। ये चीज़ थोड़ी नई है कि कल्चरल डिप्लोमेसी और डायस्पोरा। तो इसमें क्या है, ये जो विजिट जो है ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को एड्रेस करती है। तो मलेशिया के अंदर जो है ना 2 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है, जो कि सर्व करते हैं एज अ लिविंग ब्रिज, मतलब वहाँ पर हमारे इंडियन लोग हैं, ठीक है। तो PM मोदी ने क्या किया है, OCI एक्सटेंशन किया है। तो जो पहले OCI एक्सटेंशन था, जो ओवरसीज सिटीजन पास था या कार्ड था, पहले जो है ना सिर्फ 4th जनरेशन को ही मिल पाता था, ठीक है, मतलब ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को ही मिल पाता था। लेकिन अब क्या, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को ही मिल सकता है, ठीक है, 6th जनरेशन तक को मिल सकता है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल मलेशिया है। तो पहले क्या होता है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे ये लोग मूव किए थे रेलवेज बनाने के लिए या रबर प्रोडक्शन करने के लिए इन मलेशिया, ठीक है। और अभी तक जो है 4 जनरेशन तो कब की जा चुकी होंगी, ठीक है। 6th जनरेशन और 5th जनरेशन जो है उनको हार्ड पड़ जाता था कि वो ये प्रूव कर पाए कि वो इंडियन लीनेज से है ना, इंडिया की लीनेज से है, क्योंकि उनके पास पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। और अगर उनके पास OCI कार्ड नहीं होता तो उनको कुछ ग्रांट्स जो हैं वो नहीं मिलते, जैसे कि अगर इंडिया में आना चाहते हैं तो है तो इंडियन ही ना, तो फ्री में नहीं आ सकते, मतलब उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। तो लाइफ टाइम वीज़ा मिल जाता है अगर OCI कार्ड आपको मिल जाता है, प्लस आपको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं, एजुकेशन आप एज NRI कर सकते हो, तो उसमें भी कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, तो वो नहीं मिल पाएंगे। तो जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने 6th जनरेशन तक उसको एक्सटेंड कर दिया है, पहले क्या था 4th जनरेशन तक ही था। तो दिस स्ट्रेंथ इमोशनल एंड लीगल टाइज फॉर कम्युनिटीज दैट हैज़ लिव्ड इन मलाया सिंस द कॉलोनियल एरा, ठीक है। सॉफ्ट पावर भी उसके अलावा कुछ चीज़ें हाईलाइट करी गई हैं, जैसे द PM हाईलाइटेड द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन सिनेमा एंड लैंग्वेज। भाई वहाँ पर जो है ना मलेशिया में बहुत ज़्यादा इंडियन सिनेमा पॉपुलर है और लैंग्वेज भी पॉपुलर है। तो मलय एंड इंडियन लैंग्वेज शेयर मैनी लोन वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स भी हमारे मैच कर जाते हैं, तो री करते हैं डीप कल्चर लिंकेज। तो वहाँ पर क्या सिनेमास बनाए जाएंगे, इंडिया की मूवीज़ भी शो होंगी, है ना, इंडिया की मूवीज़ भी दिखाई जाएंगी, और कुछ लिटरेरी वर्क भी किया जाएगा, लैंग्वेज के ऊपर ही वर्क किया जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मेरे ख्याल से हमारे कौन है वो MGR जो हैं, MG रामाचंद्रन, उनको बहुत मानते हैं, मतलब उनको फ़ैन है उनके डायरेक्टली। तो गाने वो जो वहाँ के जो इब्राहिम, मेरे ख्याल से इब्राहिम नाम है उनका, है ना, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इब्राहिम नाम है, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं है। तो उनको क्योंकि वो फ़ैन है, हाँ, अनवार इब्राहिम। तो उनको जो ना हिंदी सॉन्ग गाना बहुत पसंद है, और ये MGR के फ़ैन भी हैं, जो तमिल एक्टर हैं और पॉलिटिशियन हैं, उनके फ़ैन भी हैं। तो वहाँ पर ये सब इस सब चीज़ों के ऊपर ही बातें हुई थी। इसके अलावा एक इम्पैक्ट फ्रेमवर्क के ऊपर भी बात हुई। जो PM मोदी जो है उन्होंने कॉइन किया दिस पर्टिकुलर टर्म, जिसमें इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप एडवांसिंग, ठीक है, कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये अलाइन होता है मलेशिया के मदानी इकोनॉमी के थ्रू, जैसे हमारा खुद का, हाँ ये आ गया ना, अनवार इब्राहिम, ठीक है। तो अनवार इब्राहिम ने इस पर्टिकुलर चीज़ को चैम्पियन किया था, जो कि है मदानी इकोनॉमी। ये जैसे हमारा विकसित भारत का विजन है ना 2047, ये सेम इनका भी है, ठीक है, कुछ इनका भी ऐसे ही हुए। तो हमने ये देखो, ये M4 समथिंग है, मैं
ये मलय वर्ड्स नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वो मुझे भी पढ़ने नहीं आएँगे। तो इसका मतलब सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है? तो वो भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, जैसे इंडिया भी कर रहा है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म रिसोर्स वायबिलिटी। ए फॉर केयर, मतलब इनका कुछ नाम है, लेकिन हमारे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केयर एंड कंपैशन। प्रायोरिटाइजिंग द वेलबींग ऑफ पीपल, रकियात रकियात ओवर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, है ना। डी फॉर इनोवेशन, यहाँ पर मतलब कुछ दया सप्ता जो भी है। मूविंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हब टू क्रिएटर ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब जो हम विकसित भारत में करना चाहते हैं वो अपने मदानी इकोनॉमी में करना चाहते हैं ये लोग, मलय, ठीक है, मलेशियन पीपल या मलेशियन गवर्नमेंट बोल दो। तो आप पढ़ लेना, ये नाम तो बड़े खतरनाक खतरनाक से है। हॉर्मात, पता नहीं। तो अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडिया यूएस ट्रेड डील टू सुपर चार्ज एआई एंड डाटा सेंटर्स विद जीपीयू एक्सेस। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवा, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो न्यू फाइनलाइज इंडिया यूएस का इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है, वो एक सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को, एंड डाटा सेंटर कैपेबिलिटीज़ को, बाय एक्सप्लिसिटली इंक्लूडिंग जीपीयूज और डाटा सेंटर्स इक्विपमेंट इन अ बायलैटरल ट्रेड फ्रेमवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार हमने जीपीयूज को, डाटा सेंटर्स इक्विपमेंट को अपने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर ऐड करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो द डील एम्स टू रिमूव सप्लाई बॉटलनेक, जो सप्लाई बॉटलनेक यूएस ने अपनी तरफ से क्रिएट कर रखी थी, एंड लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो सस्ते भाव में ही मिलेंगे, और सप्लाई बॉटलनेक जो क्रिएट कर रखी है ना यूएस ने, वो को भी खत्म किया जाएगा इस बायलैटरल ट्रेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार इन्होंने इंक्लूड किया है जीपीयूज को और डाटा सेंटर्स इक्विपमेंट्स को, ठीक है। जो पॉलिसी शिफ्ट है ये एक्सपेक्ट कर रहा है टू अनलॉक मैसिव वेव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, पोटेंशियली $200 बिलियन, एंड अलाउ करेगा इंडियन स्टार्टअप्स को टू compete ग्लोबली बाय एक्सेसिंग क्रिटिकल हार्डवेयर दैट वाज प्रीवियसली टू एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट होते थे इंपोर्ट करने में, क्योंकि इसके लिए इंपोर्टिंग लाइसेंस चाहिए होता था हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। द वाटरशेड ट्रेड एग्रीमेंट, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है बायलैटरल ट्रेड्स के अंदर, जो कि जीपीयू है, जो कि एम्पावर करेगा हमारे एआई सेक्टर्स को और डाटा सेंटर्स कैपेबिलिटीज़ को, आर बीइंग ट्रीटेड एज अ स्ट्रेटेजिक ट्रेड कमोडिटीज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो पहले क्या होता था, देखो पहले जो है ना बैरियर कुछ टीयर्स में डाल दिया था। टीयर 1 में जहाँ पर अनलिमिटेड सप्लाई होती थी, मतलब जो नाटो के अलाइज है ना, उन कंट्रीज़ में ये जो यूएस है ना, कोई लिमिट नहीं थी, वहाँ पर दे सकता था सारे के सारे जीपीयूज, जितना भी वो डिमांड करेंगे वो मिल जाते थे। हम आते थे टीयर 2 में, उन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी, और ये भी रिस्ट्रिक्शन होती थी कि अगर यूएस ने सस्पेक्ट कर लिया कि हम जो है ना, हम वापस ये कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को अपना मटेरियल, जो जीपीयू हम यूएस से मंगा रहे हैं वो चाइना को मटेरियल दे रहे हैं, तो हम पे पेनल्टीज लगती थी और हमें ही बैन किया जा सकता था। तो ऐसी चीज़ें होती थी टीयर 2 में। और टीयर 3 में क्या होता था, टीयर 3 में चाइना आती थी या रशिया आता था, जिनको तो बैन ही कर दिया था, इनको तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम टीयर 2 में फंस गए थे। तो टीयर 2 में एक लिमिटेड, जैसे 50,000 जीपीयूज ही हम पर ईयर इंपोर्ट करा सकते थे, ऐसे ऐसे बैरियर्स लगा दिए थे हम पे, ठीक है। तो अभी बायलैटरल ट्रेड में हम इसको ही डील किया, यार देखो ऐसे मत करो, हमें टीयर 2 से टीयर 1 में डाल दो, हम भी थोड़ा, या टीयर 2 में भी डालना है तो ऐसा लिमिट मत रखो कि इसे 50,000 लिमिट रख दो, थोड़ा कॉस्ट कम करो और थोड़ा लिमिट बढ़ाओ, ऐसा मत करो, है ना, ये बोला, थोड़ा लिमिट बढ़ाओ। तो प्रीवियसली जो इंडिया है वो फेस करता था हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा देनी पड़ती थी, या रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी थी, यही रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है ना। तो यूएस की कुछ स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स होते थे ऑन एडवांस चिप, जो कि मैंने बताया, अगर चाइना के साथ कुछ डील करी या चाइना के प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो हमें दोबारा से नहीं मिलेंगे यूएस के जीपीयूज, ठीक है। एंड इंडिया वांट्स टू इंश्योर कि इट रिमेन ऑन अ ट्रस्टेड पार्टनर लिस्ट, मतलब टीयर 1 में आना चाहता है ना। तो आउटकम क्या था, जो हमारे इंटरिम एग्रीमेंट है वो एक ग्रीन चैनल की तरह वर्क कर रहा है टू प्रॉमिस टू एलिमिनेट रेस्ट्रिक्टिव इंपोर्टिंग लाइसेंस, भाई इंपोर्टिंग लाइसेंस को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है और रिड्यूस कर रहा है बैरियर्स को। तो पहले क्या है, कोई हमारी इंडियन कंपनीज जो है ना कुछ पर्टिकुलर जीपीयूज को ऑर्डर देती थी बाहर की कंपनीज को, ठीक है। तो हमारी मान लो इंडिया ही इंपोर्टिंग लाइसेंस ना दे, या यहाँ से भी इनको इंपोर्ट करने का लाइसेंस ना मिले, ठीक है, यूएस वालों को, तो ये तो इंपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने ऑर्डर दे दिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको मिल जाएगा हमें जीपीयूज, लेकिन क्योंकि यूएस की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस हैं तो हमें नहीं मिलेगा इंडायरेक्टली। तो वो प्रॉब्लम आती रहती थी बार बार, ठीक है। तो उसको ये इंपोर्ट लाइसेंस को खत्म करने की कोशिश करी है और रिड्यूस किया है बैरियर्स को, ठीक है। एंश्योर दैट इंडिया की जो कंपनी है वो बाय कर पाए लेटेस्ट एनवीडिया और एएमडी चिप्स विदाउट एनी ब्यूरोक्रेटिक डिलेस,
जो यूएस करता है और हम भी करते हैं। द बूम, द इन्वेस्टमेंट बूम, हम 90 बिलियन डॉलर से 200 बिलियन डॉलर की तरफ भागना चाहते हैं। हमारे डेटा सेंटर्स आर द फिजिकल फैक्ट्रीज, अब नए डिजिटल एरा की वो फैक्ट्रीज बन गई है, ठीक है। तो मिनिस्टर हाईलाइट करते हैं मैसिव ट्रेजेक्टरी फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर, करंट इन्वेस्टमेंट 90 बिलियन डॉलर्स की है, हम चाहते हैं कि वो 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। तो फ्यूचर प्रोजेक्शन है हमारी ये पर्टिकुलर चीज़ है, जहाँ पर हम एक्सपेंसिव मशीन्स को इंपोर्ट कर पाएँ, सर्वर्स, कूलिंग सिस्टम, भाई कूलिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पावर यूनिट्स को, है ना। क्यों ये मैटर करता है? द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी टू सपोर्ट हमारे यूपीआई पेमेंट सिस्टम को, उसमें सर्वर्स लगते हैं, उनको सपोर्ट करता है, और कॉम्प्लेक्स जनरेटिव एआई मॉडल्स को भी सपोर्ट करता है। तो हम इसको भी बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हम ये पर्टिकुलर डील कर भी रहे हैं। द जीपीयू क्राइसिस एंड द कॉस्ट बैरियर्स, ये रिपोर्ट जो हाईलाइट करती है स्पेसिफिक इकोनॉमिक पेन पॉइंट, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट है ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट ही जो है ना इस पर्टिकुलर चीज़ को फिक्स करने के लिए है। इम्पोर्ट ड्यूटीज़, प्रॉब्लम ये होती थी, जो जीपीयूज़ होते थे, जो एंटरप्राइज ग्रेड जीपीयूज़ होते थे, सर्वर्स जैसे एनवीडिया H100, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती थी, लगभग 20 से 28%। तो अगर वो सर्वर की कॉस्ट 2,50,000 करोड़, $50,000 है, करोड़ नहीं है, डॉलर है, अगर यूएस में, इंडिया में आते थे 3,25,000 डॉलर हो जाती थी, जो कि बहुत ज़्यादा है ना टैक्स लगने के बाद। तो हमारी भाई इतना हमारी फैक्ट्रीज इतना या हमारी कंपनी इतना अफोर्ड कर पाएंगी, है ना। दिस मेक्स रनिंग एन AI बिजनेस इन इंडिया इज 40% मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, है ना, देन द सिंगापुर। तो भैया सिंगापुर में जाके कर लेना इससे बढ़िया, तो ठीक है। तो इंडियन स्टार्टअप ऑफन वो रेंट करते थे कंप्यूटिंग पावर फ्रॉम यूएस क्लाउड, ठीक है, रेदर देन उसको बिल्ड करना इंडिया में, ठीक है, लोकली, क्योंकि वो चीपर नहीं था। 40% ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 to 28% हम पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ लग जाती थी। तो सॉल्यूशन ये है, जो हमारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं लाइक पीयूष सोमानी, ESDS सॉफ्टवेयर आर्ग्यू बोलते हैं दैट रिमूविंग दिस पर्टिकुलर ड्यूटीज़ हेल्प करेगी कि एक पर्टिकुलर ग्राउंड बन जाए, फेयर ग्राउंड बन जाए जीपी, और मेक कर पाए हम जीपीयू एज अ सर्विस वायबल इन इंडिया, ठीक है। हम जीपीयू यहाँ पर ही वैसे बना तो नहीं पाएंगे वैसे अभी, तो स्केलिंग इंडियाज कंप्यूट कैपेसिटी, इंडिया इज रेसिंग टू बिल्ड इट्स ओन सॉवरन AI, ठीक है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, पर इट डज नॉट हैव दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी भी नहीं है अभी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ना फॉरेन जाइंट्स पे रिलाई करना पड़ता है। हमारी करंट कैपेसिटी कितनी है? 38,000 GPUs इन द कॉमन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इमीडिएट एक्सपेंशन, द प्लान इज टू ऐड 20,000 मोर GPUs वेरी सून, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? अंडर द ब्रॉडर AI मिशन, गवर्नमेंट एम कर रही है कि ट्रिपल कर पाएगी ये कैपेसिटी रफली टू 1 लाख GPUs बाय द एंड ऑफ 2026, ठीक है, मतलब 50,000 और प्लस हो जाएगा। द मैसिव क्लस्टर विल बी मेड अवेलेबल टू स्टार्टअप्स एंड रिसर्च एट सब्सिडाइज रेट्स। आज का ये लास्ट टॉपिक है, भारत टैक्सी कॉर्पोरेटिव राइट प्लेटफॉर्म टू चैलेंज ओला ओबर डियोपॉली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वैसे 5th Feb को आया था, लेकिन मैं इसको भूल गया था ऐड करना, तो मैंने आज इसको ऐड कर दिया। भारत टैक्सी इज अ गवर्नमेंट बैक्ड कोऑपरेटिव लेड राइड हेल प्लेटफॉर्म है, जो कि डिज़ाइन किया गया है टू डिस्टर्ब द डियोपॉली ऑफ ओला और उबर, ठीक है। इसको लॉन्च किया था 5th Feb को 2026 बाय अमित शाह। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पर जो है हमारे ड्राइवर्स जो हैं, जो सारथी बोला है इनको, ठीक है, ये आ सकते हैं इस कोऑपरेटिव के अंदर, कुछ पैसा फ़ी पे करके, 500 रुपये में से वो फ़ी पे करके, और यहाँ पर उसके इस पर्टिकुलर मल्टी स्टेट सोसाइटी के शेयर खरीद सकते हैं। मतलब अब ये जो सारथी हैं, ये जो ड्राइवर हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो जितना भी पैसा ये अपनी एक टैक्सी राइड में कमाएंगे, वो सारा का सारा पैसा हमारे सारथी को मिल जाएगा और ड्राइवर्स को मिल जाएगा, तो इनकी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो ओला उबर में क्या होता था भाई, पहले से तो अपना ओला जो उबर है, वो अपना खुद का प्रॉफिट काट के साइड में रख लेगी, फिर उसको टैक्स वैक्स काट के साइड में रख लेगी, बचेगा कितना? हमारे ड्राइवर्स के पास कुछ नहीं, बहुत कम पैसा, ठीक है। तो उस चीज़ को रिमूव किया गया है। इट्स कोर मिशन इज टू रिमूव द हाई कमीशन, हाँ कमीशन जो मैं बोल रहा था, कमीशन ऑफन 25 to 30% होता है, वो चार्ज बाय द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म ओला ओवर करते थे, जिसकी वजह से भाई अर्निंग बहुत कम हो जाती थी हमारे राइडर्स की, सारथी की। मॉडल क्या यहाँ पर है? सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मॉडल है या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, ये इस पर ही वर्क करता है, ठीक है। अनलाइक द पेमेंट एग्रीगेटर, जो किसी प्रॉफिट
वेयर प्रॉफिट गोज टू शेयर होल्डर, सिर्फ शेयर होल्डर्स पे जाते हैं। अभी यहाँ पर भी भारत टैक्सी में भी शेयर होल्डर पे भी जा रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर कौन है यहाँ पर? ड्राइवर्स हैं। शेयर होल्डर्स आर ड्राइवर्स देमसेल्फ, ठीक है, तो ड्राइविंग पार्टनर्स हैं वो, ठीक है, सारथी हैं वो, इस पर ओनिंग करते हैं वो। दिस स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अ नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फेडरेशन इनिशिएटिव, ठीक है। ओनरशिप क्या है? ड्राइवर्स आर नॉट जस्ट एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय नहीं है या कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वो शेयर होल्डर है भाई कोऑपरेटिव्स के अंदर, ठीक है, तो एक अच्छी बात है। प्रॉफिट शेयरिंग, एनी सरप्लस प्रॉफिट जनरेटेड बाय द प्लेटफॉर्म, अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट जनरेट करेगा प्लेटफॉर्म, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज अ डिविडेंड टू द ड्राइवर्स, ड्राइवर्स को डिविडेंड मिल जाएगा उसका, रादर देन गोइंग टू द कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। भाई नॉर्मल ओला ओवर में क्या होता है, जो भी डिविडेंड होता है वो कॉर्पोरेट्स को ही जाता है या शेयर होल्डर्स को जाता है, ड्राइवर्स को तो कुछ मिलता नहीं, वो तो काम करके निकल देते हैं बेचारे, है ना। तो यहाँ पर ये एक नया मॉडल लेके आया गया है। अभी की डिफरेंस और डिस्ट्रप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर 30 to 20% पर राइड कमीशन होता था, यहाँ पर कोई कमीशन नहीं है, बहुत लो फ्लैट फीस होंगी, ठीक है। यहाँ पर गिग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का स्टेटस दे रखा था ड्राइवर्स को, यहाँ पर ओनर्स और शेयर होल्डर का स्टेटस दे रखा है। प्राइसिंग क्या है? सर्जिंग प्राइस डायनेमिक होती थी, अभी ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड होगी और कैप्ड होगी। भाई अभी देखो सारथी के लिए तो देख लिया, ड्राइवर्स के लिए तो देख लिया, अभी कस्टमर का क्या? भाई ये लोग तो अपने हिसाब से प्राइस को सर्च कर देते थे, है ना, भाई कस्टमर को ज़्यादा पे करना है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या, गवर्नमेंट रेगुलेटेड और कैप्ड होंगी, अभी कस्टमर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ही पे करने का है। कैंसिलेशन क्या है? हाई, कैंसिलेशन चार्जेस भी हाई रहते थे ड्यू टू लो अर्निंग और डेस्टिनेशन। यहाँ पर ड्राइवर अर्न द 100% और 100% ऑफ द फेयर, जो कि लो है, ठीक है। यहाँ पर कैंसिलेशन भी नहीं होगा इंडायरेक्टली, क्योंकि हाई प्राइसेस रहते हैं इधर। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉन्च, ये लॉन्च किसने किया? अमित शाह ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के यूनियन मिनिस्टर है। इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट अलाइन विद द गवर्नमेंट पुश टू मॉडर्नाइज द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये DPI स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये जो ओला उबर हैं, ये ओला उबर बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, बिलियंस ऑफ रुपी लगा देते हैं अपने अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आप इनकी सर्विस इनके ऐप से ही ले सकते हो, है ना। तो भाई कस्टमर इनका ऐप डाउनलोड कर ले, इसके लिए इतना पैसा लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, भारत टैक्सी है, उसको इंटीग्रेट कर दिया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ। मतलब आप ये जो सुविधा है कि एग्जिस्टिंग ऐप में ही ले सकते हो, पेटीएम में ले सकते हो, फ़ोनपे पे ले सकते हो, जीपे में ले सकते हो, है ना, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट को कोई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं देना है, वो नील हो गया है, जीरो हो गया है। इनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है अपने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, प्रमोशंस करने पड़ते हैं, है ना, बहुत सारे एड्स लाने पड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भाई पेटीएम और फ़ोनपे पे करो, और वैसे भी अपने खुद के चैनल से इतना प्रमोशन कर देती हैं, और खुद ऐप भी नहीं बनाना कोई, है ना, पहले से ही सब कुछ प्री मेक्ड है यहाँ पर, है ना। ड्राइवर वेलफेयर, तो जो जितना भी पैसा है वो ड्राइवर्स को मिलेगा, प्लस जो प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड कराता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू द ड्राइवर्स, जैसे इंश्योरेंस की सुविधा और पेंशन स्कीम्स ही प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि नॉर्मली इन गिग वर्कर्स के लिए अब नहीं होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइवर का वेलफेयर क्या है? वेलफेयर क्या है? सारथी ही मालिक है यहाँ पर, ड्राइवर इज द ओनर इटसेल्फ, है ना। तो द स्लोगन ऑफ द पर्टिकुलर इनिशिएटिव है सारथी ही मालिक है, सारथी ही मालिक, मतलब मैं है तो अपने अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। फंडामेंटली चेंज द लीगल स्टेटस ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर से शेयर होल्डर की तरफ बन रहे हैं। यहाँ पर कोई बंदे को, पर्टिकुलर ड्राइवर को सिर्फ नॉमिनल फी पे करनी है 500 रुपये टू बाय द शेयर इन द कॉर्पोरेटिव्स, ठीक है, और आप फिर उसका लीगल ओनर बन जाएगा, को ओनर बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉफिट जो भी आएगा, मैंने बात करी थी, वो डिविडेंड के थ्रू मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोशल नेट भी प्रोवाइड किया गया है, मैंने जैसे बताया, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया गया है, पेंशन वाली चीज़ें भी प्रोवाइड करी गई हैं, उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में डाला गया है। यहाँ पर क्या 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड है, और 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी प्रोवाइडेड है। तो दिस प्रोटेक्ट द ड्राइवर फैमिली अगेंस्ट द हाई रिस्क ऑफ द रोड एक्सीडेंट, ठीक है। और एक सेफ्टी नेट कम्प्लीटली पहले एब्सेंट था, जो अभी करंट प्राइवेट मॉडल चलता है उसमें नहीं था, लेकिन अभी डाला गया है इसमें, भारत टैक्सी में। जीरो कमीशन या फिक्स्ड फी, पहले क्या बहुत सारा कमीशन चला जाता था, लेकिन भारत टैक्सी कोई कमीशन या बहुत स्मॉल मिनिमल सब्सक्रिप्शन फी मांगता है, ठीक है, फॉर यूजिंग द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, बाकी सारा पैसा आपका। अ ड्राइवर अर्निंग 2,000 रुपीज़ कीप्स 1,970 रुपीज़, सिर्फ 30 रुपये ही जाएगा, और दे माइट लॉस 90 to 60 कमीशन। जो दूसरी ओर अगर और प्लेटफॉर्म होते तो 500 से 600 रुपये इनके कमीशन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 1,970 रुपये इनको मिल जाएंगे 2,000 की अर्निंग में से, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत पैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बैकिंग भी है, टू बिग टू फेल फैक्टर भी है यहाँ पर। भाई
नॉर्मल जो ये स्टार्टअप्स थे इनको कोई बैक नहीं कर रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पर बैक करने के लिए अमूल, इफ़को, नाबार्ड जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो ये अनलाइक द पर्टिकुलर स्टार्टअप, यहाँ पर कैश रन आउट हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि सब जो भारत टैक्सी है वो बैक करता है, जो इज़ बैक्ड बाय इंडियाज वेल्थिएस्ट एंड मोस्ट स्टेबल कॉर्पोरेटिव्स, अमूल, इफ़को और नाबार्ड, ठीक है। तो इनके पास पेशेंट कैपिटल आ पाएगी अब और अपने आप को एक्सपैंड कर पाएंगे। ठीक है, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल बैकबोन क्या है? ऐप इकोसिस्टम, दैट देयर इज अ डेडिकेटेड भारत टैक्सी ऐप फॉर कस्टमर्स एंड अ पार्टनर ऐप फॉर ड्राइवर्स, ठीक है। कोई मिडल मैन नहीं है यहाँ पर, तो बाय रिमूविंग द एल्गोरिथमिक ड्रिवन मिडल मैन दैट टेक्स अ कट। अब जो सारा का सारा ट्रांसफर है, जो डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको? ड्राइवर को, ठीक है, और हमको भी सस्ते भाव में मिलेंगी। और ये सबको यूनिफाइड कर दिया है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, इंक्लूडिंग ऑटोज, कैब्स, जिसमें सेडान और एसयूवीज भी आएंगी, पोटेंशियली ई रिक्शा भी आएंगे, ब्रिंगिंग द अनऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सेक्टर अंडर वन डिजिटल अम्ब्रेला, ठीक है। ये मॉडल जो है किससे इन्फ्लुएंस्ड है? केरला मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड है। वहाँ पर इन्होंने केरला सवारी नाम से एक मॉडल चलाया था, गवर्नमेंट ने पहले यहाँ पर टेस्टिंग कर रखी है और फिर इसके ऊपर लॉन्च किया है। और भारत टैक्सी जो है एक स्केल अप वर्जन है, नेशनल लेवल का वर्जन है, बाय यूजिंग द कॉर्पोरेटिव फ्रेमवर्क, सिमिलर टू हाउ जो अमूल ऑर्गेनाइज डेयरी फार्मर्स, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों में, है ना, कि मेरा चैनल भी ग्रो। थैंक यू।